हो तो आपको इस सबसे एग्जम्पशन मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम डैट एक ईएमडी होता है, अर्नर्स मनी डिपॉजिट, तो जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है, बट अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको इसमें भी वेव ऑफ मिलता है। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर द लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉ, 9 लेबर लॉ और 3 इन्वायरमेंटल लॉ को एग्जम्पशन दी गई है कि आप अपने कंप्लाइंसेस कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 साल से लेके 5 साल तक। आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही आप अपने कंप्लाइंसेस कर सकते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड इट कि आप अपना कंप्लाइंसेस पे ध्यान ना देकर आप अपने आइडिया पे और अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है ईजी वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा है या ड्यू टू सम रीज़न आपको उसको बंद करना है, तो आपको ईजी वाइंडिंग ऑफ का ऑप्शन मिला है अंडर आईबीसी। उसके बाद एक्सेस टू दी फंड ऑफ फंड्स, एक्सेस ऑफ फंड ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फंड्स लेकर आई हैं ताकि हमारा स्टार्टअप ग्रो हो। उनको एक हेल्पिंग हैंड और हैंड होल्डिंग हैंड मिलता है ताकि उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकें। उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स एग्जम्पशन, इसको हम टैक्स हॉलीडे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि आप स्टार्टअप की डेफिनेशन सिर्फ 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपकी कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई है, उसके 10 साल तक ही आप उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। जैसे ही आप 10 ईयर्स क्रॉस करोगे आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे। जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी उसके 10 ईयर्स में आप एक टैक्स हॉलीडे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी 3 साल आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये 3 साल तक टैक्स हॉलीडे चाहते हैं, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं एक स्टार्टअप इंडिया में। फिर डॉक्यूमेंट, जैसे भी मैंने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी होंगी स्टार्टअप इंडिया के साइट पे। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स, स्टार्टअप के लिए डिटेल ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द पार्टनर्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइक पिच डेक, वेबसाइट लिंक, वीडियो इन केस ऑफ अ वैलिडेशन, अर्ली ट्रेक्शन एंड स्केलिंग स्टार्टअप। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल्स ऑप्शनल्स हैं, और पैन नंबर एंड आधार ऑफ दी डायरेक्टर्स एंड दी प्रमोटर्स। जैसे ही आपने ये सबमिट किया आपको एक रिकॉग्निशन डीपीआईआईटी के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप के स्टेजेस क्या हैं। जैसे अभी हमने जब हम अप्लाई करेंगे स्टार्टअप का तो उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका स्टार्टअप कौन सी स्टेज पे है। तो स्टार्टअप के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जिसको हम आइडिएशन स्टेज बोलते हैं। आइडिएशन स्टेज क्या है? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, आइडिया आपके माइंड में, किसी भी एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया आया और वो चाहता है कि मैं इस आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकूं। सो आइडिएशन स्टेज फर्स्ट स्टेज होता है ऑफ द स्टार्टअप। उसके बाद आता है वैलिडेशन। जैसे वैलिडेशन नाम सजेस्ट कर रहा है, वैलिडेट, वो वैलिडेट कर रहा है, वो एक सर्वे कर रहा है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है अपने फर्स्ट कस्टमर पे और उस पर ट्रायल कर रहा है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आता हूँ तो उसके क्या वाइबल वे हैं कि वो मेरा जो स्टार्टअप है वो प्रॉफिटेबल हो। तो वो वैलिडेशन स्टेज होता है, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेज। एंड द थर्ड स्टेज इज़ अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन क्या है कि यहाँ पर आपका जो स्टार्टअप है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर चुका है, वो प्रोडक्ट एंड और उसकी टर्नओवर्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसका जो मेन कोर एरिया है, जो मेन फोकस है वो KPI के अंदर, KPI मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू, जैसे कस्टमर बेस, रिवेन्यू, उसके बारे में वो देखते हैं। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं एज पर द स्टार्टअप गाइडलाइंस स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? यहाँ इस स्टेज के अंदर स्टार्टअप जो होते हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर चुके होते हैं और अब उनका टारगेट होता है कि उस स्टार्टअप को कैसे ग्रो करें। तब वो अप्लाई करते हैं सीरीज़ B, सीरीज़ C, सीरीज़ D एंड सीरीज़ E फंडिंग के ऊपर। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं जो आपकी स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इंक्यूबेटर की बात करें, स्टार्टअप इंक्यूबेटर एक ऐसा वर्क स्पेस क्रिएट किया गया है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को एक्सेस करते हैं कि जितने भी उसकी हैंड होल्डिंग करने के लिए रिसोर्सेज की नीड होती है अंडर अ वन रूफ। जैसे कि वो प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं, ऑफिस स्पेस। जो इंक्यूबेटर्स होते हैं दे प्रोवाइड अ ऑफिस स्पेस, मेंटरिंग बिजनेस सर्विसेज, फंडिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू द इंक्यूबेटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई स्पीड इंटरनेट
access accounting and financial management assistance, access to the bank loans and loan funds, connection to the strategic partners, help with the business etiquettes. जैसे इंक्यूबेटर्स होते हैं, दूसरा कंसेप्ट होता है एक्सीलेटर का. जैसे इंक्यूबेशन से आपको नेम सजेस्ट करा इंक्यूबेशन पे है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है वो इंक्यूबेटर पे रखा गया. उसके बाद जैसे ही बेबी थोड़ा बड़ा हुआ, हमें उसको एक्सेलेट करना है, उसकी ग्रोथ को एक्सेलेट करना है, तो वी हैव टू मूव टू दी एक्सेलेटर. सो एक्सेलेटर की हम बात करें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कंपनी को ऑफ़र करती है कि वो उस कंपनी की हेल्प करने के लिए कंपनी को ऑफ़र करती है कि कैसे वो स्टार्टअप को वो कंपनी से स्टार्टअप की इक्विटी लेती हैं और उनको 3 और 4 ईयर्स और मंथ्स का प्रोग्राम करते हैं, और जिसमें कि वो स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग मेंटरिंग सर्विसेज देके और स्टार्टअप के आइडिया को कन्वर्ट कराती हैं टू दी नेक्स्ट लेवल. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन दी इंक्यूबेटर्स और एक्सेलेटर्स के बीच में. अब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम स्टेजेस ऑफ फंडिंग की बात करेंगे. स्टेजेस ऑफ फंडिंग क्या होती है? सबसे पहला स्टेप आता है बूटस्ट्रैपिंग, जिसको हम सेल्फ फंडिंग भी बोलते हैं. क्या होता है सेल्फ फंडिंग? कि जैसे ही आपके माइंड में आइडिया आया, आपने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, आपने अपनी सेविंग से, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की सेविंग से अपना आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट किया, उसको हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, जो कि एक सेल्फ फंडिंग होती है. उसके बाद आता है एक लेवल है कि क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग क्या है? कि स्मॉल अमाउंट हम रेस करते हैं फ्रॉम द लार्जर सेक्शन, तो उसको हम, जैसे कीटो एक एग्जांपल है, इसको हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं. उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर्स. अगर हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करें, ये एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एक स्पेयर मनी पड़ा होता है और ये चाहते हैं कि हम कोई अप ग्रोइंग स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाएं ताकि उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिले, और वो मेंटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. उनका इंटरेस्ट अपकमिंग स्टार्टअप्स में जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनको दिखता है, एंजल इन्वेस्टर्स उसी में ही इन्वेस्ट करने के लिए उनकी पिच देख के, उनकी प्रेजेंटेशन देख के इंटरेस्टेड होते हैं. उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल क्या होता है? कि एक प्रोफेशनल फंड, मैनेज फंड होता है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और ये बेसिकली जैसे ही आईपीओ आने लगता है तो ये एग्जिट कर जाता है, क्योंकि इनका जो मेन टारगेट क्या होता है कि ये कंपनी की कुछ इक्विटीज़ होती हैं, जो परसेंटेज डिसाइड होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ इक्विटी क्रिएट कर लेता है फ्रॉम द स्टार्टअप. अगेन फंडिंग फ्रॉम द बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स. बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं फंडिंग्स. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड के लिए यूनियन बजट 2014 एंड 15 में अनाउंस किया था. और आप चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं, और बैंक, अगर आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है तो बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको वर्किंग कैपिटल लोन और अदर लोन एज़ पर योर नीड प्रोवाइड कराते हैं. तो ये तो रही हमारी फंडिंग की बात. अब हम बात करते हैं लाइसेंस. जैसे ही हमारे पास लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस, हमारे पास ऐसे कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम आज लीगल गाइड के बारे में बात कर रहे हैं. हमने आपको स्ट्रॉन्ग करना है. तो सबसे पहले है कि आपकी स्टार्टअप पे जो भी बिज़नेस लाइसेंस हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है. अगर आप लेबर लॉ में आपकी कंपनी में लेबर लॉ अप्लाई है तो आपको सारे लेबर लॉज के कानून का पालन करना पड़ेगा. जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है. अगर आपकी कंपनी एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, आपको उसके लिए भी वो अप्लाई करना है. अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपकी स्टार्टअप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको हम आईसी कोड बोलते हैं, वो भी उनको अप्लाई करना है. साथ ही साथ अगर आप फसाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के तहत में आ रहे हैं, कुछ आप ईटेबल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको फूड एंड सेफ्टी के लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस भी आपके पास होने चाहिए. और अदर लाइसेंस, अगर आपकी कंपनी में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अगर हैं, जैसे IRDA, आपका स्टार्टअप इंश्योरेंस में डील कर रहा है, तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम द IRDA. अगर आपकी कंपनी फाइनेंस में कुछ डील कर रही है, आपकी जो स्टार्टअप है, आपका आइडिया कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे प्रायर परमिशन लेकर, उनसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेकर ही आप अपने स्टार्टअप को आगे लेके जा सकते हैं. अगर आपका बिजनेस फायर डिपार्टमेंट, लोकल पोल्यूशन बोर्ड, इन सब का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस टाइप्स के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसका रजिस्ट्रेशन लेना है. जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी बन गई, आपको बहुत
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पोस्ट कंप्लाइंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने देखा कि आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पोस्ट कंप्लाइंसेस नहीं करे तो आपका, जब आप नेक्स्ट लेवल की फंडिंग के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए। ड्यू डिलीजेंस जब करते हैं प्रोफेशनल, जब कोई इन्वेस्टर्स आता है वो सबसे पहले आपके ड्यू डिलीजेंस करेगा, आपके पेपर वर्क चेक करेगा, और अगर आपके पेपर वर्क पूरे हैं तो 100% आपको फंडिंग मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद वो आइडियाज़ के बारे में बात करेगा, क्योंकि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन ऑन पेपर आपके पास कंप्लाइंसेस कंप्लीट नहीं है, तो आपको फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपने आइडियाज़ पे काम करना होता है, बट ये आइडिया को रियलिटी में जब लाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, उनको अपने एग्रीमेंट में लिखना है कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, प्रमोटर्स कौन होंगे, फ्यूचर में किसकी इक्विटी कितनी होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है फाउंडर्स एग्रीमेंट में। ऐसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स कि जो आपके स्टार्टअप में स्टार्टिंग से आपके साथ हैं, आप उनको ईसॉप दे सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के स्कीम के थ्रू, ताकि वो मोटिवेट हों, आप लोगों के साथ ज़्यादा काम कर सकें। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप में जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, इनोवेशन आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई भी आइडिया आएगा अगर आपके पास, तो आपका आइडिया कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसकी बहुत सीक्रेसी होती है, और वो सीक्रेसी आपके एम्प्लॉय को पता होती है, तो आपको और आपके स्टेक होल्डर्स को पता हो सकती है। तो इसलिए आपको NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना है। वेबसाइट टर्म्स एंड पॉलिसी कंडीशंस, इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। तो अब हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं जिसमें हमें वो गलतियों को नहीं करना है जो कि एंटरप्रेन्योर मोस्टली कर देते हैं, अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाते बनाते वो फेल की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले चूजिंग रॉन्ग लीगल स्ट्रक्चर, जैसे हमने सबसे पहले लीगल स्ट्रक्चर की बात करी थी कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, आप LLP खोल सकते हैं, आप कंपनी खोल सकते हैं। तो लॉन्ग लीगल स्ट्रक्चर भी, जो लीगल स्ट्रक्चर है, वो भी एक कारण बन सकता है आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल ना होने के लिए। दूसरा है नॉट मेकिंग द डील क्लियर विद द को फाउंडर, आपकी डील्स क्लियर नहीं है, आपका स्टार्टअप अच्छा हुआ, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई, बाद में आपका डिस्प्यूट हो गया विद द को फाउंडर। अगेन नॉन एग्जीक्यूशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद द बिजनेस। ऐसे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन विद द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज। नॉट केयरफुली विद दी IP प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आइडियाज़ आते हैं, पेटेंट कराने में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्रेडमार्क नहीं कराते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना होता है। नॉट हैविंग अ गुड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द वेबसाइट। फेलियर टू ऑब्टेन ऑल नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लाइसेंस आपको चाहिए, जो फैक्ट्री के लिए आपको नीड थी, वो आपने कंप्लीट नहीं करी, जिसकी वजह से भी आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है। नॉन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटीज लॉ, थिंकिंग एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व लेटर, राइट। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ये था मेरा आज का सेशन। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी।
हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स